नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपीटेट वर्ग 3 की परीक्षा 10 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित होने वाली है, जिसमें पर्यावरण अध्ययन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहाँ से देख रहे हैं, जिसमें से पिछली 6 कक्षाओं में हमने लगभग 500 से भी अधिक तथ्यों को देखा। आज 7वीं कक्षा है और इस 7वीं कक्षा में भी हम अनेक सारे तथ्यों को देखते हैं जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। सबसे पहला तथ्य आपके सामने, प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, माने ऐसा प्राणी समूह, प्राणियों का वह समूह है जिसको संकट से युक्त जातियों में रखा गया है, संकट से युक्त जातियों के ग्रुप में रखा गया है अथवा वे विलुप्ति के कगार पर हैं। कौन कौन है? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। इन सभी को संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत रखा गया है। अगला तथ्य देखते हैं, सोनचिरैया या महान भारतीय सारंग। महान भारतीय सारंगी किसे कहते हैं? सोनचिरैया को, या सोनचिरैया को ही महान भारतीय सारंग कहते हैं। तो सोनचिरैया या महान भारतीय सारंग साइबेरियन सारस और सलेटी टिहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्यगधा संकट के नजदीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है, किसमें शामिल है? संकटग्रस्त श्रेणी में। और संकटग्रस्त श्रेणी में ही कस्तूरी मृग भी शामिल है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अधिक संकटापन्न किस्म है। किसकी है सबसे अधिक संकटापन्न किस्म? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है, इसकी किस्म सबसे अधिक संकट से युक्त है अथवा इसकी प्रजाति के लिए भी अनेक प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं। अगला तथ्य, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकरण तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। ठीक है ना? भारत में भले ही जनसंख्या दर कितनी ही तेज हो जाए, लेकिन पक्षियों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। और इसका कारण क्या बताया? कीटनाशक, रासायनिक उर्वरीकरण हो रहा है, मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। क्या नहीं है? बंजर भूमि का वनीकरण, माने जो भूमि अभी खाली पड़ी हुई थी उसमें वनीकरण कर रहे हैं, जंगल को लगा रहे हैं, तो वह जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, बल्कि तो ये तो प्रजातियों के लिए और भी अच्छा है। अगला तथ्य, सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है। किसके उत्तरदायी कारक हैं ये? तो जैव विविधता के ह्रास के लिए ये सारी चीजें उत्तरदायी हैं। अगला तथ्य, वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग किसे माना जाता है? सिक्किम को। ठीक है ना? वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग किसे माना जाता है? सिक्किम को। और सन 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था और वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी यही है। कौन? सिक्किम। तो इसे आप याद रखना, वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग किसे माना जाता है? तो वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग सिक्किम को माना जाता है। अगला तथ्य, पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में कौन आता है? सिक्किम। यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। अगला तथ्य, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के
परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है, क्या है? जीव मंडल निचय। वह क्या कहलाती है? जीव मंडल निचय कहलाती है। अगला तथ्य, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, क्या है? कि इसके लिए जैव मंडल रिजर्व बनाए जाएं। यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। अगला तथ्य देखते हैं, वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है, कौन है? वानस्पतिक उद्यान। क्या नाम है? वानस्पतिक उद्यान। अगला तथ्य, क्रायोवैंक XC2, क्रायोवैंक XC2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। और सामान्यतः किसके संरक्षण के लिए प्रयुक्त होती है? क्रायोवैंक XC2 के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होती है। अगला तथ्य, वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? XC2 संरक्षण के द्वारा पृथक किया जाता है। अगला तथ्य, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किसमें पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला तथ्य देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है। क्या रहता है? उच्च वर्षा तथा तापमान। किसमें? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में हमेशा उच्च वर्षा तथा तापमान बना रहता है। इस कारण से यह पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं इनमें पाई जाती हैं। अगला तथ्य देखते हैं, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता। दो शब्द मुख्य हैं, संख्या और विविधता। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को क्या कहा जाता है? तो इनको जैव विविधता कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वायुम में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला तथ्य देखते हैं, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। कहाँ मिलती है? उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता देखने को मिलती है। अगला तथ्य देखते हैं, जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरु बढ़ती है। ठीक है। अगला तथ्य, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में से सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ये शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है। ठीक है ना। तो दो तथ्य शांत घाटी से संबंधित कि शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी और फूलों की घाटी में से सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है। और शांत घाटी अवस्थित कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी केरल में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप याद रखेंगे। अगला तथ्य देखते हैं, साइलेंट वैली परियोजना। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह राज्य कौन सा है? तो केरल। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य से संबंधित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। देखिए ऊपर पड़ा था शांत घाटी, और शांत घाटी कहाँ स्थित थी? केरल में। और फूलों की घाटी कहाँ स्थित है?
उत्तराखंड में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, कौन कौन है वो? चिल्का झील, लोकटक झील, केवला देव तथा वूलर झील। इन 4 को आर्द्र क्षेत्रों में रामसर का दर्जा प्राप्त है। अगला तथ्य देखते हैं, रामसर सूची अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। रामसर सूची किस प्रकार की सूची है? आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के शामिल स्थल हैं। कुल कितने स्थल शामिल हैं? 26 स्थल शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? रामसर सूची में। और इसमें किसकी सूची है? आर्द्र भूमियों की सूची इसमें आती है। अगला तथ्य देखते हैं, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है, कैसा स्थल है? भोज आर्द्र स्थल है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल कैसा स्थल है? तो भोज आर्द्र स्थल की श्रेणी में आता है। अगला तथ्य देखते हैं, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। कौन से संरक्षण से संबंधित था? नम भूमि के संरक्षण से संबंधित था। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र। अगला तथ्य, प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो इसका सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। यह प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होना, यह प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक माना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है प्रवालों की मृत्यु। जिनमें प्रवाल भित्तियां हैं, किसमें? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इन सभी में प्रवाल की भित्तियां हैं। अगला तथ्य देखते हैं, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला तथ्य देखते हैं, जैव विविधता जिन माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, किसके द्वारा? मृदा निर्माण के द्वारा, मृदा अपरदन की रोकथाम के द्वारा, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण, इनके आधार से जैव विविधता मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। अगला तथ्य देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। कौन सा दशक निर्दिष्ट किया है? 2011 से 20 के लिए जैव विविधता दशक निर्दिष्ट किया है। अगला तथ्य देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या उत्तरदायी नहीं है? पोषण स्तरों की कम संख्या उत्तरदायी नहीं है। अगला तथ्य, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, कैसा होता है? एक गतिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो गतिकीय तंत्र। अगला तथ्य, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। अगला तथ्य देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में। क्या?
जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया? दिसंबर 2002 में पारित किया गया। और किसके द्वारा पारित किया गया? भारतीय संसद के द्वारा। तो भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया? दिसंबर 2002 में। अगला तथ्य देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। कब किया गया? वर्ष 2003 चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। अगला तथ्य देखते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित वैधिक बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला तथ्य देखते हैं, सीवक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। क्या ये महत्वपूर्ण तथ्य बन सकता है? सीवक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। किसके पेड़ के बेर में? सेवक थोर्न। सेवक थोर्न वृक्ष में इसमें जो बेर पाए जाते हैं उसमें विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। आगे देखिए, चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना को ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। सीवक थोर्न, इस वृक्ष में जो बेर पाए जाते हैं उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। और भारत में यह पौधा पाया कहाँ जाता है? तो भारत में यह पौधा लद्दाख में पाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत सरकार सीवक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि इस पादप का महत्व है। कहाँ महत्व है? यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। अगला तथ्य, भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है सीवक थोर्न। इसे लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी का नाम क्या है? सीवक थोर्न। अगला तथ्य देखते हैं, पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारण एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। वह दवा कौन सी है? डिक्लोफेनेक सोडियम। कौन सी दवा है? डिक्लोफेनेक सोडियम। इसके प्रयोग के कारण से गिद्धों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। क्या कारण है? जानवरों को दर्द निवारक देना इसका सबसे प्रमुख कारण है। अगला तथ्य, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के लिए उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया और उस पक्षी का नाम क्या था? डोडा। और इस पक्षी के विलुप्त होने के कारण से एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही थी। मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडा के वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? डोडो पक्षी की विलुप्ति। इसके कारण से डोडा वृक्ष भी अपनी और आगामी संख्या को बढ़ाने में निरंतर असफलता को प्राप्त हो रहा है। अगला तथ्य देखते हैं, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में
उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स है। कौन सा है? चमगादड़। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स है। कौन सा है? चमगादड़। अगला तथ्य देखते हैं, ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जब भी जाना जाता है। किसको? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, वह है एक स्तनधारी होगा। वह एक स्तनधारी जीव है जिसे मैमल भी कहते हैं। तो डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, वह एक स्तनधारी अर्थात मैमल जीव है। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही है, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। बिल्कुल सही। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। अगला तथ्य, यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। कौन? ड्यूगोंग की बात चल रही है। और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कि समुद्री स्तनधारी जीव कौन सा है? ड्यूगोंग। और इन्हें अधिकतर घास खाने की आदत होती है, इसके कारण से इन्हें समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, वे हैं। कौन है? जाति बहुतायता, स्पीसीज रिचनेस, स्थानिकता तथा आशंका बोध। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित काफी तथ्यों को देखा। तो इस प्रकार से आज हमारी 7वीं कक्षा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पूर्ण होती है। अभी संभवतः नहीं हो तो हम एक दिन में 2 क्लासें भी पर्यावरण अध्ययन की लेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।